हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट का नया सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और इसे BLLB LLB और इससे आगे हम इसे ADP और CGP पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट को एक शॉर्ट व्यू में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सेक्शन 1 से लेकर के जनरली कंपटीशन में आपने देखा होगा 75 तक जनरली पूछे जाते हैं। बाकी के सेक्शन भी पूछे जाते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में अभी स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक। तो थोड़ा सा जरा ध्यान देंगे हम लोग। चैप्टर फर्स्ट पर अगर हम लोग थोड़ा सा नजर डालते हैं यहाँ पे, तो टोटल चैप्टर यहाँ पे 11 और चैप्टर 7 और 11 जिसमें से रिपीट हो गए हैं। सेक्शन इसमें टोटल 238 हैं और इसे महाराजपाल की जो परमिशन मिली हुई थी, तो परमिशन ऑफ गवर्नर 25 अप्रैल 1872 को, जो कि कम इनटू इनफोर्स हुआ 1 सितंबर 1872 से। इसका एक्ट का जो पूरा नाम है, नाम पर अगर हम लोग एक बार नजर डालते हैं तो यहाँ पर कहा गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनकी भारतीय संविदा अधिनियम 1872, एक्ट नंबर 9 1872 का। अब यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहली बात है एक कि इस अधिनियम में जम्मू कश्मीर राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम एक एप्लीकेबल हुआ था, जिसकी सेक्शन 95 अनुसूची नंबर 5 है। इसमें इसका जो नंबर है तालिका नंबर 1 और अनुक्रमांक इसका 42। इसके द्वारा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की जो सेक्शन 1 है, उसमें से संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार जो था उसमें से ये जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय एक वर्ड यूज किया जाता था, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको विलोपित कर दिया गया। अब यह 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पर लागू होगी। तो इस डेट से ये पूरे भारत पर एप्लीकेबल हो गया। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ये डायरेक्ट एक बार दिखाना चाहूंगा, नजर डालेंगे यहाँ पर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इसका जो एक्ट नंबर है 9, 25 अप्रैल 1872 को महाराजपाल की परमिशन मिली। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 पर नजर डालेंगे। कहा गया, देखिए यह अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम कहा जा सकेगा। दूसरी बात की गई है विस्तार और प्रारंभ, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह 1872 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। अब यहाँ पर जो वर्ड आप ये देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ जम्मू एंड कश्मीर के सिवाय, तो इस वर्ड को यहाँ से रिपील कर दिया गया। अब ये जम्मू एंड कश्मीर की जगह जैसे पहले था अब नहीं है। अगर इसको हटा देते तो सीधी सी बात होगी यहाँ पे कि ये संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल है। ये कब से एप्लीकेबल हो गया? 31 अक्टूबर 2019 से एप्लीकेबल हो गया, जैसे हमने जस्ट अभी ये डिटेल स्लाइड पर पढ़ी हुई थी ये। तो अब हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा एक बार नजर डालिएगा। अगर हम इसे देखें तो पार्ट जो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, सेक्शन 1 से लेकर के 75 और चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक। नेक्स्ट पार्ट सेकंड में जो हम स्टडी करेंगे यहाँ पर सेक्शन 124 से लेकर के 238 यानी कि चैप्टर 8 to 10 तक यहाँ पर डिस्कशन किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालिए, जिसमें से चैप्टर 7 को रिपील्ड कर दिया गया है। सेक्शन 76 से लेकर के 123 हुआ करते थे, जिसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, फिर से रिपीट करो, चैप्टर जो 7 था उसको रिपील्ड किया गया, यानी कि पहले था अब नहीं है। सेक्शन 76 से लेकर के 123 तक ये डिफाइन किया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इसके अकॉर्डिंग। अब आगे देखें जरा, यहाँ पर चैप्टर 11 जो था रिपील किया गया, इसको भी सेक्शन 239 से लेकर के 266 तक, और जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसकी जगह एक नया एक्ट बनाया गया। तो देखिए दो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिली। चैप्टर 7 जो कि रिपीट किया गया पहले था, जिसमें सेक्शन इसमें हुआ करते थे 76 से लेकर के 123 तक, इसको रिपीट करके एक नया एक्ट था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बनाया गया।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे चैप्टर 11, इसको रिपीट करने के बाद में सेक्शन जो कि 239 से लेकर के 266 तक हुआ करता था, अब इसे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके अकॉर्डिंग इसे रिपीट कर दिया गया। मींस ये एक नया एक्ट, इसकी इन सेक्शन की जगह ये नया एक्ट बनाया गया। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे नजर डालते हैं डिवाइडेड टोटल इन चैप्टर 11 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया। और एक सेकंड गाइस, चैप्टर 11 पे अगर हम नजर डालें प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 और 2 और सेकंड यहाँ पर द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल यानी प्रस्तावनाओं की संसूचना सेक्शन 3 से लेकर के 9 तक ये डिफाइन किए गए। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालिए 2 में 2 पे यहाँ पर बात की गई है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं एंड वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, यानी संविदाओं, शून्यकरणीय संविदाओं और शून्य करारों के विषय में जो हम लोग यहाँ पे पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें सेक्शन 1 और 2 था। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा यहाँ से। देखिए टोटल 11 चैप्टर में डिवाइड किया गया। उससे पहले हम लोग यहाँ पे प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक पढ़ते हैं, जिसमें सेक्शन 1 और 2 केवल दिए गए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। इसके बाद जो चैप्टर फर्स्ट आप स्टडी करेंगे इसमें लिखा गया था ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रस्तावनाओं की संसूचना। सेक्शन 3 से लेकर के 9 तक ये डिफाइन किया गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे नजर डालते हैं ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट। संविदाओं और शून्यकरणीय संविदाओं और शून्य करारों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर सेकंड में यहाँ पे डिफाइन किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे नजर डालिए एक बार। हाँ, चैप्टर सेकंड पर अगर हम लोग नजर डालते हैं तो सेक्शन 10 से लेकर के 30 तक इसमें इसके सेक्शंस के प्रोविजंस किए गए हैं। नेक्स्ट एक बार नजर डालिए यहाँ पे ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि समाश्रित संविदाओं के विषय में बात कर रहे हैं। तो समाश्रित संविदाओं के बारे में यहाँ पर सेक्शन 31 से लेकर के 36 तक यहाँ पर डिफाइन किए गए। नेक्स्ट यहाँ पे एक बार नजर डालिए ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी संविदाओं के पालन के विषय में। चैप्टर 4 को एक बार फिर से मैं रिपीट करूं, ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदाओं के पालन के विषय में। और इसके जो सेक्शन है सेक्शन 37 से लेकर के ये कहां तक डिफाइन किए गए हैं, 67 तक। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 5 पर अगर हम लोग नजर डालते हैं तो चैप्टर 5 में बात करेंगे हम लोग ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी संविदाओं द्वारा सृजित संबंधों के सदृश कतिपय संबंधों के विषय में। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 68 से लेकर के 72 तक। नेक्स्ट यहाँ पे एक बार नजर डालेंगे चैप्टर 6 में यहाँ पे बात की गई ऑफ कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग के परिणामों के विषय में, यानी सेक्शन 37 से लेकर के 70 रिपीट करूँ सेक्शन 73 से लेकर के 75 तक इनको हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद सेल ऑफ गुड्स जो कि रिपील हो गया और इसके जो सेक्शन कहां से कहां तक थे, सेक्शन 76 से लेकर के 123 तक, जैसे आपने जस्ट अभी पर पढ़ा हुआ था। फिर एक और था इसमें जो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पार्ट सेकेंड की। पार्ट सेकेंड में हमने क्या पढ़ेंगे यहाँ पे ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति के विषय में सेक्शन 124 से लेकर के 147। ध्यान दीजिएगा जो स्टूडेंट्स BA LLB के हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा BA LLB या फिर BCom LLB से जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके सिलेबस में इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कैसा, जो फर्स्ट पार्ट था वो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं और जो सेकेंड पार्ट था वो आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये सेक्शन 124 से लेकर के 147 तक, जिसमें क्षतिपूर्ति प्रत्याभूति के विषय में यानी कि इंडेमनिटी और गारंटी की हम लोग बात करेंगे सेक्शन 124 से लेकर के 147 तक। नेक्स्ट यहाँ पे नजर डालिए ऑफ वेलमेंट यानी कि उपनिधान के विषय में, और यहाँ पर सेक्शन 148 से लेकर के 181 तक ये डिफाइन किए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालते हैं
एजेंसी क्या होगी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 10, और ये है सेक्शन 182 से लेकर के 238 तक यहाँ पे डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो 11 था, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, भागीदारी के विषय में थे, और चैप्टर 11 इसे रिपील्ड कर दिया गया। ये जो सेक्शन थे कहां से कहां तक थे, 239 से लेकर के 266 तक। चलिए, ये तो आपने एक ओवरव्यू देखा कॉन्ट्रैक्ट का कि कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ेंगे, इसमें कुछ केस लॉ वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के भी हैं वो भी थोड़ा सा एक बार नजर डालेंगे। देखो, ये डायरेक्ट की कॉपी मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नेम एक्ट का, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस की अगर हम देखें तो फर्स्ट प्रीएम्बल, सेकंड यहाँ पर प्रिलिमिनरी का एक चैप्टर है जिसमें 2 सेक्शन केवल डिफाइन किए गए थे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में हमने यहाँ पढ़ा शॉर्ट टाइटल, फिर से रिपीट करूंगा, सॉरी गाइस, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमिटमेंट एंड सेविंग। इसके बाद चैप्टर जो फर्स्ट स्टार्ट होगा उससे पहले हम लोगों को पढ़ना होगा सेक्शन 2। वैसे जनरली दूसरे एक्ट में आपको ये चैप्टर फर्स्ट में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक प्रिलिमिनरी का एक अलग से क्लोज बनाया हुआ जिसमें सेक्शन फर्स्ट और 2 दोनों को डिफाइन किया। सेक्शन 2 जो सेक्शन 2 है, 2 में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, इंटरप्रिटेशन क्लोज, यानी कि डेफिनेशन जो पूरे एक्ट में एप्लीकेबल होंगी, जो बार बार वर्ड यूज होंगे, उनका एक्चुअल में मीन क्या है। तो चलिए सीधे हम सेक्शन 2 की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, ऊपर नजर डालें। लाइन पे बने रहिए प्लीज। देखिए, ध्यान दीजिए, ये सेक्शन फर्स्ट से स्टार्ट हो गया है, 460। चलो अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट पर नजर डालते हैं, डायरेक्ट को कैसे पढ़ना। सभी लोग डायरेक्ट नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा, ये कॉपी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। और दूसरा, अगर आपके पास हो तो एक शॉप से भी आप परचेस कर सकते हैं, और उसी पर नोट्स बनाइए जो हमेशा आपके पास रहे, इधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात की गई है, अगर हम प्रियम्बल को यहाँ पे स्टडी करते हैं तो फर्स्ट प्रियम्बल पर एक बार नजर डालेंगे। वेयर एज इट इज एक्सपेंडेड टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, इट इज हियर बाई इनेक्टेड एज फॉलोज। अगर प्रिलिमिनरी पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो फर्स्ट कहा गया कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस एक्ट को भारतीय संविदा अधिनियम कहा जा सकेगा, यानी कि एक्ट का जो टोटल नाम है वो यहाँ से है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्सटेंट में एक्सटेंट एंड कमिटमेंट की हम लोग बात करते हैं तो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, और एक वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है, एक बार नजर डालेंगे, एक्सेप्ट द स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर। इस वर्ड को रिपील कर दिया गया है, और 2019 में जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना उसके अकॉर्डिंग इसको रिपील कर दिया गया, यानी कि पहले था अब नहीं है, तो ये लाइन इसमें से हट जाएगी। तो कहा गया एंड इट शैल कम इनटू इनफोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सितंबर 1872। इस डेट पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये डेट आपके कई एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है कि कौन से डेट को ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं सेविंग्स पर। सेविंग पर एक बार देखेंगे, सेविंग में बात की गई है, नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी स्टैट्यूट, एक्ट और रेगुलेशन नॉट hereby expressly repealed, nor any uses or custom of trade, nor any incident of any contract not inconsistent with the provisions of this act। जो हिंदी मीडियम के वो भी एक बार थोड़ा सा नजर डालेंगे यहाँ पर। देखिए जरा ध्यान दीजिए, संक्षिप्त नाम पर हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि यह अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा, और
विस्तार और प्रारंभ को अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह 1872 के सितंबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। मतलब हम यहाँ पे जो डेट लिख सकते हैं वो कौन सी हो जाएगी, 1 सितंबर 1872। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालिए, व्यावृत्ति। व्यावृत्ति का मतलब होता है सेविंग, और सेविंग का मतलब होता है कि कई बार इन चीजों को छोड़ दिया जाता है। कई लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, लेकिन उनको रिलैक्स कर दिया जाता है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को, पर्टिकुलर किसी सिचुएशन को, इस टाइप से। तो देखिए जरा एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको क्लियर करते हैं आपको। देखो जरा ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात अतः द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्चित न किए गए किसी स्टैट्यूट, अधिनियम या विनियम के उपबंधों पर, व्यापार की किसी प्रथा या रूढ़ी पर, अथवा किसी संविदा की किसी प्रसंगति पर, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, प्रभाव ना डालेगी। तो देखो किन किन चीजों पर यहाँ प्रभाव नहीं डाल रही है, एक बार नजर डालेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट, इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात एतद द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्चित किए गए, मतलब अगर इसको रिपीट कर दिया गया किसी स्टैट्यूट तो उस पर ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा। दूसरा, अधिनियम या फिर विनियम के उपबंधों पर, जो ये एक्ट है उस पर, उसके अधिनियम की बात की, विनियम की बात की, उसमें जो उपबंध किए गए उनके बारे में, और व्यापार की किसी प्रथा पर या रूढ़ी पर, अथवा किसी संविदा की किसी प्रसंगति पर, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, उस पर प्रभाव ना डालेगी। जो इस एक्ट के अगेंस्ट में नहीं होगी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस किस पर, ना तो किसी अधिनियम पर, और फिर ना किसी विनियम पर, ना ही व्यापार की और किसी प्रथा पर, और ना ही रूढ़ी पर, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जबकि कब तक फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि वो इस अधिनियम के अगेंस्ट ना हो, ठीक, प्रभाव नहीं डालेगी। और इसके अगेंस्ट होगी तो स्वाभाविक है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये सेक्शन आपने फर्स्ट पढ़ा। अब चलिए हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 पर अगर हम एक छोटा सा नजर डालते हैं यहाँ पर, तो ये आप ये निर्वचन खंड पढ़ रहे हैं जिसमें ये डेफिनेशंस दी गई हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, झा और भी आगे हैं। तो इनको हम लोग कैसे पढ़ेंगे और कैसे इनको लिखेंगे, तो आपको क्या करना, पहले इनको पढ़ लीजिए और एक पेपर पर इनकी डेफिनेशन को आपको लिखना है और इनको याद भी करना कि सेक्शन में क्या दिया। तो हम इसको जो नंबरिंग है इसको सेक्शन पढ़ेंगे और इसके बाद इसका ये सब सेक्शन होता है। तो हम यहाँ पे इसको अगर कोरिलेट करते हैं तो सेक्शन क्या होगा, सेक्शन 2, और हिंदी में पढ़ेंगे इसको का। वैसे ही अगर हम इसे इंग्लिश में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, इंटरप्रिटेशन क्लोज पर अगर एक नजर डालें सेक्शन 2 और 2 के बाद ए, तो यहाँ पर क्या हो गया, सेक्शन 2 और ए। तो ए में यहाँ पे जो ये डेफिनेशन दी गई है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरी डेफिनेशन ये सेक्शन 2 ए में यहाँ पे कहा जाएगा। जो फर्स्ट हैं स्टूडेंट्स उनके लिए ये, बाकी लोगों को सभी को ये पता है। अब चलिए जरा थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं स्पीड में। यहाँ पे कहा गया, in this act the following words and expressions are used in the following sense unless a contrary intention appear from the context। सेक्शन 2A में यहाँ पर बात की गई है, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence he is said to the make a proposal। अब कहा गया प्रपोजल होता क्या है, तो पहले से हम सिंपल वे में समझिए एक बार। जैसे फॉर सैंपल अगर हम फॉर एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे मेरा एक सेल फोन है, मैं इसे सेल आउट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, सेल। किसको, मैं कोई बी नाम का व्यक्ति है, उसे मैं अपना सेल फोन ये सेल आउट करना चाहता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको फर्स्ट थिंग मैंने कहा कि आप मेरा मोबाइल खरीदेंगे। मैंने कहा आप मेरा मोबाइल खरीदेंगे, मान लीजिए मैंने कॉस्ट लगा दी है 10 रुपीज। तो जैसे ही मैंने कहा ये कम्युनिकेशन जैसे ही इस व्यक्ति तक पहुंच जाए, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि मैंने इसे क्या कर दिया, मैंने इसे कर दिया है प्रपोजल। प्रपोजल को हिंदी में बोल देते हैं प्रस्ताव, या कई जगह आप इसे प्रस्तावना भी पढ़ेंगे। इन सब का मतलब एक ही होता है, ठीक, ये केवल सिंपल। तो अब यहाँ पर देखें कि कैसे ये प्रपोजल माना जाएगा कि ये प्रपोजल है या नहीं है। जो हिंदी मीडियम के वो भी ऊपर नजर डालेंगे थोड़ा सा। देखो
यहां पर कहा जा रहा है कि जब कोई एक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, जब कोई एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि वह प्रस्थापना करता है। अब देखो यहाँ पर कितने, एक व्यक्ति क्या करने के लिए, किसी बात को करने या करने से विरत रहने की क्या कर रहे हैं, अपनी कंसर्न यानी कि रजामंदी दे रहे हैं किसी अन्य को, और किस दृष्टि से कि वो ऐसे कार्य और प्रवृत्ति के प्रति, मैंने कहा देखो यहाँ पर किसी बात को करने ना करने के लिए मैं अपनी रजामंदी किसी को देता हूँ। जैसे मैं एक ए पर्सन हो गया और मैं अपना सेल फोन सेल आउट करना चाह रहा हूँ और इस सेल फोन को मैं किसको, बी को। तो जब मैं सेल करने की बात करूंगा इससे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी बात को करने की, किसी बात का मतलब यहाँ सेल फोन सेल आउट करने से हो गया, और करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता हूँ, मैं अपने रजामंदी की भाई मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूँ। अब देखो जरा ध्यान दीजिए, ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति प्राप्त करे। अब मुझे उस अन्य को, यहाँ पे कौन व्यक्ति हो गया, तो अन्य का मतलब यहाँ पर हम बी ले लेते हैं कि थर्ड पर्सन यहाँ पर बी हो गया। अब तब वह प्रस्थापना करता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रपोजल दे रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, जब भी हम कोई सामान सेल आउट करते हैं या किसी से कोई काम करवाने की बात करते हैं तो सामने वाले से हम पूछते हैं, तो जैसे हम जो पूछने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलेंगे कि ये प्रपोजल है। लेकिन प्रपोजल ये बात ना ए से बी तक पहुंच जानी चाहिए, ये नहीं कि ए ने अपने मन में बना लिया, बी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रपोजल नहीं कहा जाएगा। इतना क्लियर है गाइस सभी को? यस सर। सेकंड पर एक बार नजर डालिए यहाँ पर, देखो, जबकि वह व्यक्ति जिसे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्थापना प्रतिगृहित हुई कही जाती है। तो प्रस्थापना प्रतिगृहित हो जाने पर क्या हो जाती है, वचन हो जाती है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हम पढ़ते जा रहे हैं उनके हम यहाँ पे सेक्शन लिखते जाएंगे कि कौन कौन से सेक्शन हमने यहाँ पे कवर कर लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 2। अब 2 में ए में आपने क्या पढ़ा, प्रपोजल। तो हम यहाँ पे एक बार थोड़ा सा प्रपोजल को एक बार नजर डालते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 2A, सेक्शन 2A में हमने क्या पढ़ा, प्रपोजल। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 2B। 2B में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे देखो, अब पहले पढ़ लें फिर हम इसको यहाँ पे टाइप कर लेंगे क्या लिखा हुआ। सेक्शन 2B में हमने यहाँ पे नजर डाला हुआ। तो सेक्शन 2B में बात की गई कि जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है। जिससे प्रस्थापना की जाती है, जिससे प्रस्थापना की जाती है, वर्ड को देखना, तो उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्थापना प्रतिगृहित हुई कही जाती है। प्रस्थापना प्रतिगृहित हो जाने पर क्या हो जाती है, वचन हो जाती है। तो फर्स्ट हमें एक बात की गई, देखें यहाँ पे कि दो चीजें हमें यहाँ पे मिली। एक तो अनुमति संज्ञापित करता है मीन्स एक्सेप्टेंस, और दूसरी वचन। वचन का मतलब होता है प्रॉमिस। तो जो इंग्लिश मीडियम के वो भी एक बार थोड़ा सा नजर डालेंगे यहाँ पे जल्दी से, देखो थोड़ा ध्यान देंगे। बी पार्ट पर, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted become a promise. तो फर्स्ट थिंग क्या क्या बात की गई, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, फिर the proposal is said to accepted। तो यहाँ पर फर्स्ट एक accepted की डेफिनेशन, और सेकेंड क्या बन गया, ये प्रॉमिस। तो सेक्शन 2 में हम दो वर्ड्स पढ़ेंगे, कौन कौन से पढ़ेंगे आप, फर्स्ट एक्सेप्टेंस और सेकेंड, जल्दी से बोलो क्या पढ़ा आपने, एक्सेप्टेंस और दूसरा प्रॉमिस। ठीक, आप देखेंगे यहीं पर सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं सेक्शन 2C। तो सेक्शन 2 और 2 के बाद अगर हम यहाँ पे देखें सी,
सी में अब हम लोग दो लोगों को पढ़ेंगे। यहाँ पे दो लोग कौन कौन से हैं यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात की गई है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। तो जो प्रपोजल को मेक कर रहा है, जो मेक बना रहा है, वो क्या हो गया? प्रोमिसर। और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या हो गया? प्रोमिसी। तो हमने यहाँ पे दो लोगों की डेफिनेशन पढ़ी। फर्स्ट 2C में कौन कौन हो गए? प्रोमिसर, और दूसरे कौन हो गए? प्रोमिसी। इतना क्लियर है ना सभी को? यस सर। चलो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे नजर डालिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम एक बार नजर डालते हैं। अगर हम देखें सेक्शन 2D में हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे एक बार नजर डालेंगे। व्हेन द डिजायर ऑफ अ प्रोमिसर, जो प्रोमिसर था उसकी इच्छा पर, एंड द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, या तो प्रोमिसी हो या फिर कोई अदर पर्सन हो, हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, तो उसने क्या किया? या तो कुछ काम को यहाँ पे वो कर चुका है या फिर अपने आप को एब्सटेंड कर लेता है कुछ करने से, और डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, और कुछ करने से अपने आप को क्या कर लेता है? एब्सटेंड कर लेता है। और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट और एब्सटिनेंस, और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो क्या करें? समथिंग सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। क्या कुछ जो काम कर चुका है या अपने आप को प्रवृत्त रह रहा है, क्या ये कंसिडरेशन हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पर एक बार नजर डालेंगे थोड़ा सा। अच्छा पहले हिंदी में भी पढ़ लीजिए फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहा गया कि जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्राह्यता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या अपने से करने से कुछ विरत रहा है, या फिर करता या करने से प्रवृत्त रहता है, या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति उस वचन या फिर उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। तो जो प्रवृत्ति है, जो कार्य है, उसके लिए वो वचन कहला जाएगा। अब सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप कोई काम करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जैसे मान लीजिए मैं ए, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कोई एक काम करेंगे। जैसे मैंने पूछा आपसे, अब आपने हाँ बोल दिया, आप रेडी हो गए, तो क्या हो गया? आप अपने आप को आपने क्या कर लिया? एब्सटेंड कर लिया। मतलब जबकि वचनदाता की इच्छा पर, मेरी इच्छा पर आपने कुछ काम करने के लिए अपने आप को रजामंद कर लिया, तो फिर यहाँ पे क्या कह लेंगे? जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्राह्यता ने, जो एक्सेप्टेड वचन ग्राह्यता यहाँ पे कौन हो गया? बी, या कोई अन्य व्यक्ति, कोई भी थर्ड पर्सन भी हो सकता है इसकी जगह, या बी के पक्ष की तरफ से कोई भी व्यक्ति, या तो कुछ कर चुका हो। जैसे उसने कहा कि काम आप स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपको पैसा, तो उसने काम स्टार्ट कर दिया, आधा काम उसने कर लिया, अब उसको पैसे चाहिए। तो अब कहा गया कि या करने से वो अपने आप को व्रत कर लेता, बोल देता नहीं मैं कल करूंगा। दो सिचुएशन, या तो उसने काम स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए उसने 50% काम कर लिया, तो उसको 50% के पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, करने से आप प्रवृत्त रहता है, या करने से प्रवृत्त रहने का वचन भी देता है। या मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है, बोलता ठीक है मैं कल से काम शुरू कर दूंगा, तो उसने क्या किया? आपको वचन दे दिया कि कल से वो काम शुरू कर देगा। अब तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति उस वचन या वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। तो अगर इस वचन ने ये जो दिया था उसके बदले में वो जो कार्य करना शुरू कर देगा, तो क्या वो इसका प्रतिफल हो जाएगा? हाँ। अब सीधी सी बात है, अगर हम या प्लीज बोलो सर, किसी प्रपोजल में अगर कंसीडरेशन एज अमाउंट हो तो उसको भी कंसीडरेशन बोलेंगे? हाँ वही तो कंसीडरेशन, वही समझा रहा है। देखिए ज्यादा ध्यान दीजिए, एक मिनट लाइन पे फिर आप क्वेश्चन पूछेगा। ये पर्सन अगर कोई काम करवाना चाहता है, जैसे आपने कहा कि 500 रुपए में मैं ये काम करवा दूंगा, तो 500 रुपए ये क्या होंगे? ये इसके कंसिडरेशन होगा। अब देखिए कंसिडरेशन को कई तरीके से भी हो सकता है। कंसिडरेशन को अगर हम यहाँ पे चाहें, जो प्रतिफल है, हिंदी में से प्रतिफल बोलते हैं, इंग्लिश में से कंसिडरेशन बोलते हैं, या तो आप रुपीस दे दीजिए, अब रुपीस नहीं है तो इसके बदले में कुछ और, जैसे आपने कोई सामान दे दिया,
आपने उसको कोई ऐसी वस्तु दे दी जिसकी कॉस्ट 500 रुपए के लगभग है या 500 रुपए है, तो उसके जो 500 रुपए का था 500 रुपए से चुक जाना चाहिए। जैसे कई बार आपने गांव वगैरह में भी देखा होगा, लोग काम करवाने के बाद में बोल देते हैं 1 बोरी गेहूं दे देंगे, तो यहाँ पर क्या 1 बोरी गेहूं क्या हो गया, प्रतिफल। या फिर कुछ लोग एक काम के बदले में दूसरे काम भी बोल देते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग सेट ऑफ भी कह देते हैं। सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन, जैसे उसने कहा आप मेरे यहाँ पे ये खेत काट दीजिए, कॉस्ट कितनी है 500 रुपए, भाई बदले में मैं आपका खेत काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक दूसरे को भी ऐसे कर दे तो एक दूसरे के लिए ये प्रतिफल भी हो जाते हैं। अब कई बार यहाँ पे देखिए कहा गया कि यह वचन या उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। तो क्या प्रॉमिस भी प्रतिफल हो जाती है? हाँ, हो जाती है। जैसे कोई रेपुटेटेड पर्सन है और अगर वो किसी को बोल दे, जैसे शॉप पर मैं जाता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता पर आपको सब जानते हैं, आप बोल देते इनके पैसे मैं दूंगा, भले ही आपने पैसे नहीं दिया पर आपने केवल वचन दिया, वो वचन ही क्या हो गया यहाँ पर, प्रतिफल यानी कंसिडरेशन का कार्य कर गया। अभी क्लियर है इतना? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर एक बार नजर डालिए। सेक्शन 2E में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे करार की एग्रीमेंट क्या होते हैं। तो देखें, हर एक वचन और ऐसे वचनों का संवर्ग मतलब एक ग्रुप, और जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो वो करार कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें, मैं अपना एक घर, इसको क्या करना चाह रहा हूँ, ये मेरा घर है और मैं इसे सेल आउट करना चाह रहा हूँ। किसको? ये मान लीजिए सेल करना चाह रहा हूँ बी को। आप जरा ध्यान दीजिए, हर एक वचन और वचनों का हर एक संवर्ग एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो तभी वो एग्रीमेंट होगा। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात की गई कि अगर ये घर मैं सेल आउट करता हूँ तो मुझे कुछ अमाउंट, मैंने कहा भाई 5 लाख रुपीज, ठीक, और तो बी को क्या मिल जाएगा, घर, मुझे क्या मिल जाएंगे, पैसे, तो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं भाई, ये हम अगर इसको चाहें तो एग्रीमेंट बना सकते हैं। अब एग्रीमेंट के लिए भी अगर सिंपल भाषा में आप देखेंगे, एक तो सिंपल लोग बाग वैसे ही एग्रीमेंट कर लेते हैं, दूसरा रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब जो गवर्नमेंट की प्रेस्क्राइब फीस है वो सबमिट करके रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाएंगे और उसे रजिस्टर्ड करा लेंगे। तो रजिस्टर्ड से एक बेनिफिट ये है कि कभी जो पार्टी ए है, यानी कि मैं अगर इसे डिनाई करता हूं, या बी आप हैं अगर आप इसे डिनाई करते हैं, तो जैसे ए ने डिनाई कर दिया तो बी को बेनिफिट हो जाएगा, और अगर बी डिनाई करता है तो यहाँ पर ए को बेनिफिट, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर्ड किया है तो बाउंडेड हो जाते हैं, फिर ये घर किसी दूसरे को सेल आउट नहीं किया जा सकता। कब तक? जब तक ये एग्रीमेंट कंप्लीट ना हो जाए। चलिए कौन से में पढ़ेंगे हम लोग, ये सेक्शन 2E यानी कि 2 इंगा में आपने पढ़ा हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम के वो भी एक बार नजर डालेंगे। 2E में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल, एक मिनट गाइस, सॉरी, 2E को हम अगर देखेंगे, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस। देखिए, एक तो प्रत्येक प्रॉमिस और दूसरा एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर जरा ध्यान दीजिए, प्रॉमिस विच फ्रॉम द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो देखो जरा ध्यान दो, यहाँ पे क्या करें, promises which from the consideration और part of the consideration, या तो वो consideration of promise या फिर part of the consideration of, for each other और call reciprocal promise। तो 2F में आपको डेफिनेशन पढ़ना है वो reciprocal promise की पढ़ना है। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालेंगे, कहा गया दो चाय से हिंदी में बोलते हैं। अब आप इसे पढ़ सकते हैं, वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हैं या प्रतिफल का भाग हो क्या कहलाए जाएंगे, वो व्यतिकारी वचन। वे वचन अगर कोई भी ऐसे प्रॉमिस की गई हैं जो एक दूसरे के लिए क्या हो, प्रतिफल हो या प्रतिफल का भाग हो, तो उन्हें हम यहाँ व्यतिकारी वचन बोलते हैं। 2 छापर एक बार देखें, वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो शून्य कहलाता है। शून्य का मतलब यहाँ पर हम वॉइड से बात कर रहे हैं, विधि द्वारा। देखो एग्रीमेंट आपने पढ़ा था 2E में, अब 2E की क्या बात की गई है कि वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो
वो संविदा है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एक बार देखो जरा ध्यान दो, 2 जा में किसकी डेफिनेशन दी गई है? संविदा की। सुन की कहाँ दी गई है? 2 छा में। दोनों को एक दूसरे से बस कोरिलेट है, ध्यान दीजिए। ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ के थ्रू इन्फोर्स कराए जा सकते हैं, जैसे आपने किसी से बिजनेस किया हुआ, जैसे आपने कहा आप ए हैं और बी से आपने कुछ सामान खरीदा और उसके बदले में कहा भाई मैं 10th को आपको पेमेंट कर दूंगा, एडवांस में आपको ये 10 लाख ले लीजिए, बाकी 10 लाख मैं सामान आने पर दूंगा। तो ऐसे एग्रीमेंट कैसे हैं? ये वैलिड है, ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। अब यहीं पे कहा गया ए अगर बोले बी से कि भाई तुम जाओ सी का मर्डर कर दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तो क्या ये वैलिड है? नहीं। ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो शून्य होंगे। जैसे कि फर्स्ट माइनर से किया गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, अनसाउंड माइंड से किया गया कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या होते हैं? ये सब शून्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार, नेक्स्ट नजर पर एक बार नजर डालेंगे, एक बार नेक्स्ट सेक्शन पर देखिए, जरा ध्यान दीजिए। वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, ये शून्य करनी संविदा होती है। एक तो वो वॉइड होगा जो शुरू से ही वॉइड है, दूसरे वॉइडेबल होते हैं। जब हम सेक्शन 14 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर फ्री कंसेंट की बात करेंगे। फ्री कंसेंट का मतलब क्या हो गया? स्वेच्छा से कोई कंसेंट देना। अब जैसे मान लीजिए कई बार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको शून्य करनी कराया जा सकता है, यानी कि ए अपना घर नहीं बेचना चाहता है बी को, पर बी यहाँ पर प्रेशर डाल करके उससे जबरदस्ती खरीद लेता है। तो क्या हुआ? यहाँ पर ए की अब इच्छा है कि वो चाहे तो इसे कैंसिल करा सकता है। कैसे? किताब कंसेंट तो दी थी मैंने, पर कंसेंट वो कैसे दी थी? जबरदस्ती। अब जैसे यहाँ पे देखें, कई बार आप देखें पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ, ऐसे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं फैमिली मैटर्स में भी, तो वहां पर आप देखेंगे कि वो जबरदस्ती, अगर वो उसकी इच्छा को अधिशासित करता तो जबरदस्ती सिग्नेचर यहाँ पे करा लेते हैं। अब ऐसे जब सिग्नेचर करवा लिए तो आप इसे चाहो तो कंटिन्यू रहने दे सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, और आप चाहो तो इसको जो ट्रांजेक्शन किया है इसको कैंसिल भी करवा सकते हो, यानी कि वॉइडेबल करा सकते हो। तो यहाँ पर वॉइडेबल कराने के लिए इसको कहा जाता है कि ये शून्य करनी है। ये मैटर समझ में आया? हेलो? ओके, चलो। एक लास्ट और है इसमें, जो विदिता प्रवर्तनीय नहीं रह जाती, तब यहाँ पर कहा जाता है कि वह शून्य हो जाती। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, हमेशा ध्यान रखिएगा, देखो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हमेशा क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते। कब? जैसे मान लो पहले ए ने बी से एक कहा कि तुम अगर सी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें $500 दूंगा या $500 दूंगा, ऐसा कुछ भी मान लो। अब जिस डेट पर शादी होनी थी उस डेट पर सी की डेथ हो जाए तो क्या ऐसे इन्फोर्स कराया जा सकता है? नहीं, क्योंकि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। तो ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। क्लियर है गाइस इतना? चलो, अब आपको क्या करना है, ऐसी ये लिस्ट बनानी है। सेक्शन 2A में क्या पढ़ा, 2B में क्या पढ़ा, 2C में आपने क्या पढ़ा, और इस टाइप से पूरे कंप्लीट करने के बाद फिर आपको मुझे बताना है कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ा, उनको याद भी करना है आपको। एक मिनट जरा ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सेक्शन 2 को देख लेते हैं, कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी है। सेक्शन 2A में हमने जो यहाँ पर स्टडी की थी, प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल की बात की थी, और सेक्शन 2B में आपने क्या पढ़ा? प्रॉमिस यानी कि एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, और सेक्शन 2C में आपने क्या पढ़ा? प्रॉमिसर यानी प्रॉमिसी, और सेक्शन 2D में आपने क्या पढ़ा? कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल, और सेक्शन 2E में आपने क्या पढ़ा? एग्रीमेंट, और सेक्शन 2F में आपने क्या पढ़ा? रेसिप्रोकल प्रॉमिस, और सेक्शन 2G में आपने क्या पढ़ा? वॉइड, और सेक्शन 2H में आपने क्या पढ़ा? कॉन्ट्रैक्ट। और नेक्स्ट देखेंगे एक बार, सेक्शन 2Y में आपने क्या पढ़ा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और सेक्शन 2J में क्या पढ़ा? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ यानी विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाता। ये केवल आपको ऐसे बनाना है, बना करके इसको कंप्लीट करके दिखाना है। ठीक है गाइस? चलो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है प्लीज?
सर क्लियर है। ये जब कंप्लीट कर लेंगे तो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराएंगे आपको। जी चलिए, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।